मॉड्यूल निकाल ले बेटा। करी होगी मेहनत थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने। देखते हैं भाई। पेज नंबर 49 निकाल ले बेटा। पेज नंबर 49। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो दो एक्सप्रेशंस बन जाएंगे इसमें। पहला 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 10 है ना, और दूसरे में लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0.1। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8। 9, 10, 11 और 12। 11। In a second order reaction, both the reactants have equal initial concentration. The time taken for अच्छा equal initial concentration है बेटा, तो we can assume it as, देखो R is equal to K और जो भी concentrations है वो क्या है, same। और क्या बोला गया है, the time taken for 60% completion of the reaction is 3000 है ना, और क्या बोला गया है 20%, तो ये तो वैसे ही हो रहा है ना डायरेक्टली। के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो पहले वाले में के एज इट इज रखेंगे, टाइम कितना लगा है 3000 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी। कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया है 60%, तो रिमेनिंग कितना है 0.4 ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट। यहां से के निकाल लेंगे। दूसरे एक्सप्रेशन में के मल्टीप्लाइड बाय टी, टी पता लगाना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 20% कंप्लीशन, मतलब कितना रिमेनिंग रहेगा 80%, तो 0.8 ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट। दोनों से सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले से के निकाल के दूसरे में रख दें तो टी आ जाएगा, या फिर दोनों को डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड करने से भी काम हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो बताओ ए नॉट वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 में बेटा आपको फॉर्मूला सिखाया था कल एक, है ना, T half for first upon T half for second is equals to A naught for 2 upon A naught for first raised to power n minus 1। Very good। अब T half for क्या बोला गया है, half life becomes half, तो पहले वाली को तो T half ही रहने दो, और दूसरे वाली को क्या लिख देंगे T half divided by 2, T half upon 2 is equals to concentration को क्या कर दिया गया डबल्ड, तो इसको क्या लिख दें 2a0, और इसको क्या लिख दिया जाए a0 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये ऊपर 2 आ जाएगा, टी हाफ कैंसिल आउट, a0 से a0 कैंसिल आउट होके 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और वैसे ही दिख रहा है, ये तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ हाफ हो गई, मतलब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ऐसा किस में होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर हाफ लाइफ 1/4 हो जाती तो थर्ड ऑर्डर, बिकॉज उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गई बात है, ठीक है। उसके बाद बिगिनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 1 सबका। क्वेश्चन नंबर 2, for the zero order reaction initial concentration of A is 0.1 molar or concentration of A is 0.08 molar after 10 minutes, then half life and completion time of the reaction। तो half life time क्या होता है A नॉट डिवाइडेड बाय 2K, और K हमें निकालना है। K निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। A नॉट कितना है 0.10, ये 0.08 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहां से K आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। और T हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है A नॉट डिवाइडेड बाय 2K। ए नॉट कितना है 0.10 डिवाइडेड बाय 2, 0.02 डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व कर लेंगे, टी हाफ आ जाएगा, इसका दुगना कर देंगे, कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या, हाफ लाइफ पीरियड कितना दी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, 3 बता रहे हैं, और कोई 3 बता रहे हैं बेटा, है ना। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन बताओ, फर्स्ट ऑर्डर हो गई क्या, एलिमेंट्री बोला है तो स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू पावर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड इज
10 minutes, मतलब k is equals to 0.693 divided by 10. k आ गया. आगे बात करें, in what period of time concentration of x will be reduced to 10% of the original concentration. अब ध्यान दें, शब्दों को पकड़ें. Reduced to 10%. If you are having 100 rupees in your pocket and your money is reduced to 10, then you are having 10 rupees in your pocket. Reduced to 10. And if it is reduced by 10, you are having 90. तो अगर 10% क्या बुलाया, reduced to 10%, मतलब remaining is 10%, completed is 90%. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे t निकालना है 2.303 divided by k is 0.693 divided by 10. Log of initial is 100, remaining is 10. अगर reduced to है मतलब बचा है, और reduced by है मतलब खत्म हुआ है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका? ये देखो अभी भी है, फोर्थ वाले नहीं हुए जिनके. 75% completed in 100 minutes. 2 half lives, 100 minutes, 1 half life, 50 minutes. 87.5%. ये तो क्लास में किया था प्रोबेबली हमने क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? अब आगे बढ़े, एक्सरसाइज 1 पे आ जाए. बेटा एक्सरसाइज 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए थे. अरे कर लिए थे ना? हाँ, आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की. बेटा अभी तो नाश्ता किया हुआ तुम लोगों ने, खुशबू आ रही है पूरे रूम में. एनर्जी होनी चाहिए, है ना? या सुस्ती आ गई है, ज्यादा कर लिया है? लंच के बराबर मत किया करो बेटा. चलो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया क्या? स्लो रिएक्शन कौन सी है? पहली वाली. मैकेनिज्म कहां से लिखेंगे? स्लोवेस्ट से. R इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्लास में किया था. क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लास में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 34 में अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन, तो डबल्ड ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH. NaOH तो फालतू है बेटा, मतलब ही नहीं NaOH से कोई. रेट लॉ में NaOH को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो फिर डबल करने से कैसा डबल हो जाएगा? गलत है. और दूसरा वाला हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ, ये बिल्कुल सही बात है. और डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन नेवर इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ती है, कम करने पर कम होती है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. गलत बात है. और चौथा अनअफेक्टेड. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि के अफेक्ट होता है. R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर n. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी. इसका देखेंगे अभी, वो सारा टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है, वही अपना आज का टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 35 हो गया. 35 में क्या दिया? रेट एक्सप्रेशन में R इज इक्वल टू के NO2 रेज टू पावर 2 दे दिया है. क्या CO लिया गया है? पहली बात तो बताओ, एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एलिमेंट्री होती तो क्या लिखते हैं? NO2 की पावर 2 CO की पावर 1. तो पहली बात क्या हुई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स में रेट लॉ किससे लिखते हैं? RDS से. और अगर RDS में CO होता तो बेटा वो अपनी जगह बनाता है यहाँ पर, क्योंकि वो एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को जगह मिलती है. लेकिन अगर RDS में CO है ही नहीं तो फिर रेट लॉ में भी नहीं आएगा. मतलब CO के मॉलिक्यूल कितने हुए RDS में? 0. क्वेश्चन नंबर 36 हो गया सबका? हुई क्या होगा? A is taken in excess, उसके corresponding power is assumed 0. क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 हो गया? 40 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजेदार है. इसमें अलग अलग रूप बन सकते हैं इसके. आपको क्या कहा गया है? के न्यूमेरिकली इक्वल है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए. ध्यान से देखें इसमें क्या वेरिएशंस आ सकते हैं. तो मान लो हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए R1 इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1. सेकंड ऑर्डर के लिए R2 इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2. और थर्ड ऑर्डर के लिए हमने लिख दिया R3 इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 3. के तो सेम दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशंस भी सेम है क्या? सेम है. और लेकिन क्या दिया हुआ है इस पर्टिकुलर केस में? ग्रेटर देन 1 दिया है.
बताओ बेटा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लो, ग्रेटर देन 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 की पावर 1 2, तो 2k, 2 रेज टू पावर 2 4k, और ये 8k, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर R2 और फिर R1। अब ये क्यों कहा गया ग्रेटर देन 1? क्योंकि रिजल्ट बदल रहे हैं। अगर 1 ले रहे हैं तो रिजल्ट अलग आ रहा है, लेस देन 1 ले रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है अलग, और अगर क्या ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो अलग आ रहा है। अब मान लो अगर 1 ले लिया, सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 रेज टू पावर 1, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3, R1 R2 और R3 क्या हुआ है, सेम। और अगर लेस देन 1 ले लिया, लेस देन 1 में क्या ले ले, 1/2 ले ले, तो ये k/2, k/4 और ये k/8, उस केस में सबसे बड़ा कौन हो गया, R1 हो गया। समझ गए बात को? तो एक से छोटी वैल्यू का स्क्वायर या उसकी पावर्स बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो और छोटी होती चली जाती है ना। तो बी श्योर कि आपके पास एक से ज्यादा रुपए हो जब आप भगवान से दुआ कर रहे हो कि मेरे पैसों का स्क्वायर हो जाए। वही समझा रहे हैं बेटा। सोचो अगर लेस देन 1 है तो चेंज होगा ना बेटा। तो प्रोपोर्शनल तो है भैया, डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर के और यहाँ क्यूब के तो सेम आ रहा है। तो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर ये सबसे बड़ी वैल्यू, इक्वल टू 1 हुआ तो सेम वैल्यू, और लेस देन 1 हुआ तो R1 सबसे बड़ा, है ना। तो ये तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 सबका ऐसा क्लास में हुआ था शायद, है ना, 1 मोलर आया था आंसर शायद। 42 क्यों नहीं है? क्योंकि बताओ ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है? देखो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है, 2, अगर एलिमेंट्री माने तो, और ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। तो अगर एलिमेंट्री होती तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या आता, सेम। लेकिन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं की जा सकती, मीनिंगलेस है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, या टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 0। ए रेज टू पावर 0 मतलब 1, मतलब कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 जो ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें रिएक्शन गिवन है ए गिव्स बी। ठीक है। और मान लो t इज इक्वल टू 0 पर कितना ले लिया, 1 और 0। और जो भी t टाइम पे, जहां पर ये ग्राफ मिल रहा है t टाइम पे, उस टाइम पे मान लो कितना खत्म हुआ इसका, x, तो इसका कितना बनेगा, x। अच्छा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बराबर है। बराबर है मतलब 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2x इज इक्वल टू 1, और मतलब x इज इक्वल टू 1/2। बताओ इनिशियल कितना था, कंज्यूम कितना हो गया, रिमेनिंग कितना है, 1/2। तो क्या जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हाफ लाइफ टाइम कहा जा सकता है? समझ गए क्या? लेकिन अगर मान लो अगर इसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो ये आपको इस तरह से दे देता, 2a gives b। अब भी क्या वो इंटरसेक्शन पॉइंट हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा? ऑल दो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो रही हैं। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ध्यान दें। t इज इक्वल टू 0 पे मान लो 1 ले लिया, 0 ले लिया, और t टाइम पे 1 माइनस 2x और ये x, और एट इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x। बताओ 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। कितना कंज्यूम हुआ, 1/3 कंज्यूम हुआ। तो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी कॉल्ड t 33% या t 1/3। समझ गया? अगर 3 होता तो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 की जगह 3 होता तो 1 माइनस 3x इज इक्वल टू x, 1/4, t 1/4 या t 25% कहते हैं उसको हम लोग। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखें, क्योंकि कम ही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। ए से बी वाले में तो तुक्का सेट हो जाता है, दिख रहा है बीच में 50% हो रहा है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 2 दे दिया तो भी ऑप्शन में t 50% होगा, ध्यान रखना। लेकिन हमें टिक नहीं करना, जाल में नहीं फंसना है।
44 हो गया, 45, 46, 47, 47 बताओ। टी हाफ कितना है यहाँ पे? 1 से 0.25 मोलर होने में कितना टाइम लगा? 20 मोलर। अच्छा 1 से, और फर्स्ट ऑर्डर है तो बताओ पहले 1 से आधा हुआ होगा कितना? 0.5, और फिर 0.5 से आधा हुआ होगा 0.25। कितने हाफ लाइव्स निकाल दिए? 2, और 2 हाफ लाइफ का टाइम कितना हुआ? 20 मिनट। तो फिर एक हाफ लाइफ का टाइम 10 मिनट्स। तो फिर k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 10, दैट इज 0.0693 मिनट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया क्या? क्या पूछा है अपन से? ए नॉट बाय 80। क्या पूछा गया है? ए नॉट बाय 80। हाँ, ए नॉट बाय 80 की वैल्यू दे दी है, और क्या पूछा गया है? के, है ना, बिकॉज ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। और अगर ए बाय ए माइनस एक्स दिया है, मतलब आपको दिया है ए नॉट बाय 80 की वैल्यू, और ये कितनी है? 8, और टी कितना है? 10 मिनट्स, और हमसे क्या पूछा है? के। तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 10 लॉग ऑफ ए नॉट बाय 80, दैट इज लॉग ऑफ 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, या इसी को 3 log 2 लिख देंगे, है ना। 49 है ना, ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, वैसे ही बस डेटा बदल बदल के दे रहे हैं अपने को। 75% मतलब 2 हाफ लाइफ 32 मिनट्स, एक हाफ लाइफ 16 मिनट्स, और वही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ लाइफ कितना है? 69.3 सेकेंड्स, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1, R is equal to K a raised to power 1, and K will be equal to 0.693 divided by T half. T half is 69.3। तो K हमारे पास है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी दी हुई है? कब पता लगानी है? जब 0.10 रखोगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A की वैल्यू दी गई है, और क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन भी दी हुई है, और हाफ लाइफ पीरियड हमसे पूछा गया है। के निकाल लो ना, इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से के आ जाएगा, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर -2। के निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2। के इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। हो गया क्या? 52 रेशियो बनेंगे दो, है ना, एक में 100/1 और एक में 100/0.1। 53 वैसा ही है फिर से। 53 87.5%, मतलब 3 हाफ लाइव्स। 3 हाफ लाइव्स का टाइम कितना है? अच्छा, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कल ही पता लगा मेरे को, मिनट्स में और सेकंड्स में। देखो 3 हाफ लाइव्स का टाइम कितना आ रहा है? 40 मिनट्स। तो फिर एक का कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 3। बताओ, इसको 13.33 मिनट्स लिख सकते हैं क्या? अब आप लोगों का कहना है कि आंसर तो आ रहा है सर 30 मिनट्स 20 सेकेंड्स आ रहा है, क्या करें? इतना वेरिएशन चला सकते हैं क्या? बात एक ही है ये। 1.5 आवर्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर 50 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स? 1 आवर 30 मिनट्स, है ना, है ना, या कुछ और हिले हुई तो नहीं किसी की कॉन्सेप्ट? किसी को कहा जाए आप 1.5 घंटे बाद आना, और आप 1 घंटे 50 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, आपने कहा था, है ना बेटा? क्योंकि आप देखिए, आपको क्या करना रहता है, मिनट्स को या सेकंड्स में बदलने के लिए क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके मिनट्स कितने हैं? 0.33, है ना, मतलब 13 मिनट्स तो पूरे पूरे हैं, उसके अलावा कितने मिनट्स एक्स्ट्रा? 0.33। तो 0.33 मतलब क्या होता है? 1/3। तो 1/3 मिनट्स मतलब 1/3 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 20 सेकेंड्स। तो बात एक ही है, 13.33 मिनट्स लिखो या 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स लिखो, है ना। कहां थे हम लोग? 54 53 हो गया, हाँ 54
है ना। 1 से 0.6 तो क्लास में किया था। 1 से 0.6 मतलब 60% खत्म हुआ कितने टाइम में, 20 मिनट्स में। और दूसरी बार क्या कर रहा है, 0.6 से कितना ला रहा है, 0.36, सेम। है ना, 60% बचा था, इधर भी कितना बचा है, 60%, मतलब खत्म कितना हुआ है, 40%। तो टी क्या रहेगा, सेम, बिकॉज फ्रैक्शन कंज्यूम्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 55। अरे वही तो बात है, इनिशियली 10 मोल लिया, अगर मान लो, ध्यान से सुनो, हमने इनिशियल कितना लिया, 10 मोल। तो 80% खत्म होने में कितना, कोई भी टी टाइम लगा। अब अगर मैं 5 मोल ले लेता हूं इनिशियल, तो उतने ही टाइम में कितना खत्म होगा। ध्यान से समझो, मतलब समझा देंगे ऐसे तो, और भी तरीके हैं, पर दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर मैंने इनिशियली कितना लिया है, 10 मोल लिया है ना, और टी टाइम में 80% खत्म हुआ, और अगर मैं इनिशियल 5 मोल ले लेता हूं, उतने ही टाइम में कितना खत्म होगा, 80%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फ्रैक्शन कंज्यूम्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए क्या, फॉर्मूला से कर लो, फॉर्मूला से तो वही आ ही रहा है। फॉर्मूला को मतलब ही नहीं इनिशियल से, फॉर्मूला को मतलब ही नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, बिकॉज के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, मान लो कितना है, कोई भी टी टाइम है, लॉग ऑफ इनिशियल कितना है, 100, और 80% कंज्यूम हो गया, मतलब बचा कितना, 20। और के सेम रहेगा, टाइम भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, दोनों को डिवाइड करके निकाल लेना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेम 20। नहीं समझे बात को, अगर मैंने 100 ग्राम लिया है मान लो, तो 25 ग्राम बचने में, 75% खत्म होने में मान लो 10 मिनट का टाइम लग रहा है, मतलब हाफ लाइफ टाइम कितना हुआ, 5 मिनट का। 10 मिनट में कितना खत्म हो रहा है, 75%, तो हाफ लाइफ टाइम कितना हुआ, 5 मिनट्स हो गया। क्लियर है। अब अगर मैंने 200 ग्राम लिया, है ना, तो बताओ 10 मिनट में कितना खत्म होगा। पहले 5 मिनट में 200 से 100, अगले 5 मिनट में 100 से 50, 50 बच गया, था कितना, 200, कितना परसेंट खत्म हुआ, 75% खत्म हुआ। नहीं समझे बात को, 100, टी हाफ, लेट टी हाफ, या कोई भी, जैसे टी 80% के लिए टी दिया हुआ है, वैसे टी 50% के लिए अपन ने क्या ले लिया, 5 मिनट। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, टी 80% के लिए क्या दिया हुआ है, मान लो टी मिनट्स दिया हुआ है। तो इनिशियली अगर मैंने 100 लिया था, तो 5 मिनट के बाद में कितना रहेगा, 50, और अगले 5 मिनट के बाद में कितना रहेगा, 25। तो हम ही कह सकते हैं जो टोटल 10 मिनट लगा, उसमें कितना परसेंट कंज्यूम हो गया है, 25 इज द रिमेनिंग, खत्म कितना हो गया है, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 75% इज फिनिश्ड। अगर मैंने 200 ग्राम लिया, तो 5 मिनट में कितना खत्म होगा, 100 बचेगा कितना, 100 ग्राम, अगले 5 मिनट में कितना खत्म होगा, 50 बचेगा कितना, 50 ग्राम, खत्म कितना हुआ, 150, खत्म कितना हुआ, 150 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लें इसको, कितना आएगा, 75%। तो सेम टाइम में कंज्यूम होने वाला परसेंटेज भी क्या रहेगा, सेम इन फर्स्ट ऑर्डर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। है ना, तो बेटर ये स्टेटमेंट लिख लें, द परसेंटेज कंज्यूम्ड, द परसेंटेज कंज्यूम्ड इन टी टाइम, द परसेंटेज कंज्यूम्ड इन टी टाइम in a particular first order reaction first order reaction is same irrespective of initial concentration of reactant.
बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में वैसे ही कर लें इसको, है ना। देखो 10 ग्राम इनिशियल था, ध्यान से सुने, 10 ग्राम इनिशियल था। 30 मिनट बाद कितना बचा? 5 ग्राम। मतलब हाफ लाइफ टाइम क्या है? 30 मिनट्स। इनिशियल 10 था, 30 मिनट बाद कितना बचा? 5 ग्राम। मतलब हाफ लाइफ टाइम क्या हो गया? 30 मिनट्स। अब हम अजम्पशन लगाएं, अगर ये जीरो ऑर्डर होती तो 60 मिनट में खत्म हो जाती। बोलो भाई, अगर ये जीरो ऑर्डर होती तो 30 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रही है, तो 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती। लेकिन यहाँ वो क्या बोला है? 90 मिनट्स के बाद भी कितना बचा है? 1.25। फर्स्ट ऑर्डर लगा के देखिए। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो एक हाफ लाइफ के बाद 10 से कितना आया? 5। दो हाफ लाइफ के बाद 5 से कितना होना चाहिए था? 2.5। और 3 हाफ लाइफ के बाद 2.5 का आधा 1.25। 3 हाफ लाइफ का मतलब 90 मिनट्स। क्या ऐसा ही दिया है? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। चाहो तो सेकंड ऑर्डर ट्राई करके देख लो। सेकंड ऑर्डर में क्या होता? पहले 30 मिनट्स में कितना है ये? 10 से कितना हो गया? 5 पहले 30 मिनट्स में। अब 5 से 2.5 होने में कितना टाइम लगता? 60 मिनट्स लगते, है ना। और 2.5 से 1.25 होने में 120 मिनट्स और लगते। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिलेट कर रहे हैं तो 10 से 5 होने में 30 मिनट्स, 5 से 2.5 होने में 30 मिनट्स, और 2.5 से 1.25 मिनट ग्राम होने में कितना लगता? और 30 मिनट्स। टोटल कितना हो गया? 90 मिनट। और ऐसा हमें दिया हुआ भी है। अगर ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती तो 10 से 5 होने में तो 30 मिनट लगे, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हमारे अनुसार 5 से 2.5 होने में 60 मिनट और लगते हैं। 2.5 से 1.25 होने में 120 मिनट्स और लगते हैं। तो टोटल कितने टाइम में 1.25 रहता है? ये जोड़ दो बेटा, कितना आएगा? 210 आएगा क्या? 210 मिनट लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड ऑर्डर होती तो, थर्ड ऑर्डर होती तो ये तो 30 मिनट्स हुआ, यहां पे कितना हो जाता? 4 टाइम्स, 120 मिनट्स लगते। अरे 4 टाइम्स हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो ये हमने हाफ कर दिया, हाफ लाइफ टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती। यहां क्या हुई है? डबल। वो कितनी हो जाती? 4 टाइम्स। 120 मिनट लगते, 480 मिनट यहां लगते। मतलब ये इतने फालतू थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60। 60 में देखो, ऐसे ही कर लें क्या? है, बताओ। दो दो फ्लास्क है। फ्लास्क 1 में क्या बोला गया है? 1 मोलर है, और उसको 0.25 मोलर होने में 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फ्लास्क 1 में 1 मोलर है, उसको 0.25 मोलर होने में कितना? 1 मोलर, है ना। और इसको 0.25 मोलर होने में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। हमें पता है 1 से डायरेक्टली तो 0.25 नहीं हुआ होगा, 1 से पहले 0.5 हुआ होगा, 0.5 से मतलब दो हाफ लाइफ का टाइम क्या हो गया? 8 आवर्स। तो इसका मतलब टी हाफ कितना हो गया? 4 आवर्स। अब देखो दूसरे वाले को। फ्लास्क 2 में क्या चाहता है ये? 0.6 से 0.3 हो जाए। कितनी हाफ लाइफ चाहिए इसको? एक। कितना टाइम दे देंगे? 4 आवर्स। हो गया। 58 रह गया। हाँ, नहीं डिपेंडेंट ही नहीं है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट ही नहीं है, वैसे ही काम चल रहा है अपना। वो तो फिर तब जाएंगे अपन जब एक्सप्रेशंस बनाएंगे, है ना। जब वो लिखेंगे ना के की टर्म्स में, तब यूज में आएंगे वो। हाँ, 58। 58 में बोला है हाफ लाइफ, टी हाफ कितना है? 4 आवर्स है ना। टी हाफ इज 4 आवर्स व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली हुई है? 50 mm प्रेशर लिया हुआ है। और टी हाफ कितना हो जाता है? 2 आवर्स हो जाता है। कब? जब ये क्या ले लेंगे? 100 mm। तो जीरो ऑर्डर लग रही है क्या? है, या सॉरी, सेकेंड ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया अपन ने? डबल।
तो हाफ लाइफ क्या हो गई है, हाफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सेकंड ऑर्डर, या फिर टी हाफ फॉर फर्स्ट अपॉन टी हाफ फॉर सेकंड इज इक्वल टू ए नॉट फॉर टू upon a naught for 1 raised to power n minus 1. This is 2 raised to power 1, 2 raised to power n minus 1. N minus 1 is equal to 1, n is equal to 2. Question number 61. रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगा लो ऑर्डर क्या है। के की वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम है, इतना सा वेरिएशन तो इनमें आता है। देखो 2.57, 2.60, 2.55 पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट में डिफरेंस आ रहा है, इतना चला सकते हैं। और यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, दैट इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 62। बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ 60, क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा, दिखेगा, मैं हटूंगा तब है ना। 0.6 मोलर से 0.3 मोलर हमें चाहिए, और ये हमें पता है टी हाफ लगेगा। देखो इसको बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ढंग से पढ़ेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करके दिया हुआ है। तो substance A decomposes in a solution following the first order kinetics, ठीक है। फ्लास्क 1 contains 1 liter of 1 molar concentration, हमें मोलैरिटी चाहिए, 1 मोलर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड फ्लास्क 2 contains 0.6 molar solution. फ्लास्क 1 contains 1 molar and फ्लास्क 2 contains 0.6 molar. फिर क्या बोला गया है, after 8 hours the concentration of A in flask 1 becomes 0.25. 8 आवर्स के बाद में ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, 0.25। और हमें पता है 1 से 0.25 होने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी, तो 1 से कितना 0.5, 0.5 से कितना 0.25, और ये 2 हाफ लाइफ का टाइम हो गया मतलब, तो फिर एक हाफ लाइफ का टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स। तो हमें पता है 0.6 से, अब डिमांड क्या है कि फ्लास्क 2 में 0.3 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.6 ऑलरेडी था, 0.3 मोलर होने में एक हाफ लाइफ लगेगी, 4 आवर्स लगेंगे। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस पे चले जाएंगे, वन टिप पे चले जाएंगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय AT। K कांस्टेंट है, 2.303 डिवाइडेड बाय 8 लॉग ऑफ इनिशियल कितना है 1 मोलर डिवाइडेड बाय 0.25। K 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग ऑफ इनिशियल कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3। सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले से K निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे, आंसर आ जाए। कहां थे हम लोग, 62, 63, 63। A graph between T half and concentration for nth order reaction is a straight line. T half and concentration for nth order reaction is a straight line. बताओ, फर्स्ट ऑर्डर T half वर्सेस concentration straight line कब मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर में मिलता है, क्योंकि बाकी में तो या तो इंक्रीजिंग मिलता है या डिक्रीजिंग। जीरो ऑर्डर में बात करेंगे तो इंक्रीजिंग, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे टी हाफ बढ़ेगा, और सेकंड ऑर्डर में डिक्रीजिंग, जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ कम होता चला जाए। तो रिएक्शन ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट्स, टी हाफ 10 मिनट्स। अरे ये फर्स्ट ऑर्डर है, समझ में आ गया क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस में मिलता है, बनाए थे हमने ग्राफ, याद है क्या, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज 3 डिवाइडेड बाय के। और इसके लिए टी 50% मतलब टी हाफ कितना दे दिया 10 मिनट्स। और क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन कब कब, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 मोल पर लीटर है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल पर लीटर ले लें तो फिर 50% कितने टाइम में डिकम्पोज होगा, same because T half is constant in first order reaction. 64, 65, 65, T half into A constant, मतलब T half is inversely proportional to A raised to power 1। बोलो ऐसा है क्या, T half into A क्या है, constant है, मतलब T half क्या हो गया है, इनवर्सली या कांस्टेंट डिवाइडेड बाय A बोल देगा। और हम जानते हैं कि टी हाफ
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, कंपेयर कर ले, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्डर में ऐसा होता है। 66, 67, 68, 68 हो गया क्या? फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, कौन सा वाला? टी हाफ फॉर फर्स्ट अपॉन टी हाफ फॉर सेकंड, ए नॉट फॉर सेकंड अपॉन ए नॉट फॉर फर्स्ट रेज टू पावर n माइनस 1। 70, 71, 72, 73 है ना। 73 में एक दिक्कत आ रही होगी, है ना। आंसर कन्वर्जन करना पड़ेगा, टाइम को तो बदलना पड़ेगा, टी को टी मिनट्स में है और यूनिट किस में? आवर्स में। बस इतना सा कर लेना तब तो काम हो जाएगा, है ना। 74, 75, 76 और 77। कोई भी डाउट 77 तक? फोर्टी मिनट्स है, वो मोलर नहीं है। 40 मिनट्स है बेटा, वो टाइम दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है वो, है ना। तो जब परसेंटेज दिया जाएगा इनिशियल क्या एज्यूम करेंगे? 100 ग्राम। तो पहली हाफ लाइफ के बाद 100 से 50 बचा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 50 से 25 बचा, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद 25 से फिर कितना बचा? 12.5 बचा। टोटल कितना खत्म हो गया? 100 में से कितना बचा? 12.5। तो खत्म कितना हुआ? 87.5। कितनी हाफ लाइफ में? 3 हाफ लाइफ में। तो एक हाफ लाइफ का टाइम जो भी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? 2 और 3 में भी किए थे क्या? पढ़ लें थोड़ा सा, फिर कर लेंगे, तो क्या है, कल कर लेंगे, ज्यादा बचे ही नहीं है वैसे भी अब। इसमें कितने टोटल एक्सरसाइज 1 में? 106 तक है, और 2 और 3 में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। तो 2 और 3 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, जिन लोग के नहीं हुए हैं वो कर लें, कल डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। और सॉल्व करने का टाइम आपको दिया जाता है बेटा, तो थोड़ा पेशेंस रखें, डिस्कस होते हैं क्वेश्चन सारे, है ना। ऐसा रहता है पहले बता दिया जाए हमको, पर फिर टाइम क्या बचा? मैं तो अभी सॉल्व करा दूंगा उसके कॉलिजन थ्योरी के भी और अरेनियस वाले भी, पर मतलब क्या निकलेगा उससे? तो थोड़ा टाइम आपको मिलना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लेते हैं हम लोग। हेडिंग नोट करें, कॉलिजन थ्योरी प्रोबेबली लिख ली थी हम लोगों ने, है ना। ये कौन सा रहेगा? 68, 69 में क्या रहेगा बेटा? 68 क्वेश्चन जैसा करवाया था ना अभी अपन ने, एक पहले क्वेश्चन किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, टी हाफ फॉर फर्स्ट अपॉन टी हाफ फॉर सेकेंड इज इक्वल टू ए नॉट फॉर 2 अपॉन ए नॉट फॉर 1 रेज टू पावर n माइनस 1। ये कितना आएगा? 2, और ये 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ऐसा ही मिलेगा क्या? ये हो गया। और 69 में क्या है? अ रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट x s इनवर्स। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। बाय व्हाट फैक्टर रेट इज इंक्रीज्ड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड? बताओ। ये है रेट लॉ, लिख दिया हमने। अब बताओ, अगर कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया तो रेट 3 टाइम्स हो जाएगी। पावर 1 है ना, एक्स्ट्रा कितना निकल के आएगा? 3 रेज टू पावर 1, रेट विल बी ट्रिपल्ड। हाँ, लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस कर लिया था? हाँ, कॉलिजन थ्योरी के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्या क्या लिख लिया था, देना कॉपी में। The number of collisions per unit time per unit volume is called collision frequency represented by Z। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻25 से 28। ऑल collisions प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, और हार्ड स्पेस इनको एज्यूम किया गया है ओनली एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस एंड फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बिल्कुल सही बात है ना। गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और अगर लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स मस्ट बी मॉलिक्यूल्स, है ना। लिखो इसमें आगे।
ओनली इफेक्टिव कॉलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिख लिया था क्या? फिर लिखो फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव following two factors must be satisfied. For a collision to be effective, following two factors must be satisfied. पहला ओरिएंटेशन और दूसरा एनर्जी। बस कुछ नहीं लिखना है और सिर्फ सामने देखें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे बेटा उसका बेसिक है ये, मान के चलना। यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ किस चीज का? कंटेनर, रिएक्शन कंटेनर में जो एनर्जी है उसका। तो दिस इज एनर्जी, वाई एक्सिस पे हमने लिया एनर्जी, और इट इज रिएक्शन पाथ। रिएक्शन पाथ मतलब कंटेनर में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है T इज इक्वल टू 0 पे क्या होंगे? केवल रिएक्टेंट्स। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्या बनाने के लिए प्रोसीड करती है? प्रोडक्ट। तो ये प्रोसीड करती जा रही है और मान लो लेट से यहाँ पे क्या हो गया? 100% खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा? केवल प्रोडक्ट। अच्छा पहले ये ग्राफ देख लेते हैं। और लेट से हम ये ग्राफ देख रहे हैं किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब ध्यान दें, कंटेनर में हमने रिएक्टेंट्स लिए। रिएक्टेंट्स जो हम ले रहे हैं बेटा, क्या उनकी एनर्जी एब्सोल्यूट 0 ले ली जाए? भाई हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक जीता जागता इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा रूम टेम्परेचर पे, है ना, और -10 तक चले जाओ, -273 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं जा सकता है। तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। कोई सब्सटेंस अगर आपने लिया है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, या कोई गैस आपने ली है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, किसी न किसी तरह की थर्मल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तो कोई ना कोई एनर्जी कंटेंट वहां पर प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी भले ही आप कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो मान लो कोई भी रिएक्टेंट आपने लिया यहाँ पे, उसकी एनर्जी कितनी हुई? ये बोल सकते हैं कि दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतनी। क्लियर है? ये 0 पॉइंट है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वैसे वैसे जरूरत क्या है? कंटेनर में एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? पुराने बॉन्ड टूटने चाहिए, नए बॉन्ड बनने चाहिए। तो पुराने बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर मान लो ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होती है कि ये एनर्जी बढ़ती जाती है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, फिर एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होती है, और फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अब अगर यहां कांस्टेंट हो चुकी है, अब कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये पीक पॉइंट इसने देख लिया है, इसका मतलब क्या बन चुका है? प्रोडक्ट बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। किसकी एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की ज्यादा है। मतलब कुछ एनर्जी रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, कुछ पॉकेट में रख ली एनर्जी, जितना लेके गए थे उससे ज्यादा लेके आए हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लिया है। एंडो या एक्सो? तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। समझ में आ रही है बात इतनी? ठीक है। अब ये जो पीक पॉइंट है ये क्या बता रहा है? कि यहाँ एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ एनर्जी मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम एनर्जी होना जरूरी है। अगर ये ग्राफ इस पीक पॉइंट पर पहुंचे बिना कहीं और जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो हुआ क्या? यहां पर पहले रिएक्टेंट्स लिए, उनकी एनर्जी बढ़ाते गए, और बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ? उसके बॉन्ड्स जो हैं वो वीक होते चले गए। यहां पर इस पीक पॉइंट पे क्या है?
कोई भी रिएक्टेंट का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे बॉन्ड टूट चुके हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और ये बैरियर तोड़ना जरूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे नए बॉन्ड नहीं बन सकते। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पर सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। क्लियर है। अब यहां पर हमने एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ले ली, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ले ली। अब हमारे रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी कितनी थी, यही थी, और बैरियर क्रॉस करने के लिए इतनी होनी चाहिए थी। बोलो भाई, तो वही वाली बात हो गई। 60 रुपए जेब में है, 60 रुपीज नहीं नहीं, आईफोन लेने के लिए 60 नहीं बेटा, 60,000 आपके पास पहले होना चाहिए, तब फिर कुछ आगे का एक्स्ट्रा लेने का सोचें। हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं भी, ठीक है, मूवी टिकट परचेज करना, पुरानी बात है बेटा, आजकल तो कौन ही देखने जाता है, बहुत कम लोग होते हैं, दूर दूर बैठा देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रहती। तो 60 रुपीज आपके पास हैं, और जो टिकट काउंटर है उसे कोई मतलब नहीं आपके पास कितने, उसे ये मतलब है मुझे 100 रुपए दो मैं आपको टिकट दूंगा। तो 60 तो आपके पास है, टिकट परचेज करने के लिए आपके पास टोटल कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। 60 आपके पास हैं, बताओ घर पे चुपचाप बैठे रहेंगे रूम में। और अगर कहीं से कोई 40 रुपए लाके दे देता है, कितने बजे का शो है, एक्टिवेट हुएगी नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, जितनी है से मतलब नहीं है, और कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसको एक्टिवेट कर दे, जो इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर तक पहुंचा दे। और द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the reactant molecules। मिनिमम क्यों बोला है, अरे आपके पास 60 थे, कोई 40 दिया, और अगर कोई 60 भी दे गया तो कोई दिक्कत है क्या, मूवी तो देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न एक्स्ट्रा खाएंगे, यही तो बात है। तो अगर ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, 40 रिक्वायर्ड। बिल्कुल वैसे ही द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the reactant molecules in order to form the activated complex is called as threshold energy that must be possessed by, है ना, तो ये टोटल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी थी कितनी, इतनी, और रिक्वायर्ड कितनी है, यहां टोटल ये होनी चाहिए, कितनी और जरूरत है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्लियर है। अब वैसे एक डायरेक्शन में तो हमने सीख लिया है, लेकिन कोई भी रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है कि अगर वो फॉरवर्ड में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, बैकवर्ड में एनर्जी रिलीज करेगी। अगर फॉरवर्ड में एंडो है तो फिर बैकवर्ड में क्या है, एक्सो। ये फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में क्या है, एक्सो। चेक कर लें, बैकवर्ड में आएंगे तो ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, किसकी एनर्जी ज्यादा है, अब रिएक्टेंट की ज्यादा है ना बैकवर्ड में, ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, मतलब एनर्जी रिलीज कर दी गई है। तो बैकवर्ड में क्या हो गई, और ध्यान से सुन लें, रिएक्शन का नेचर किस बेसिस पे कहा जाता है, फॉरवर्ड में उसका कैसा बिहेवियर है, फॉरवर्ड में इसका कैसा बिहेवियर है। तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो बैकवर्ड में एक्सो है, फॉरवर्ड में एंडो है, कैसे कह दें, फॉरवर्ड में जैसा बिहेवियर है वैसा ही उसका नाम होगा। तो ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, तो जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। ये फॉरवर्ड में क्या था, प्रोडक्ट, बैकवर्ड में ये क्या बन गया, रिएक्टेंट। तो अब इसे यहां आने के लिए भी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो बताओ, ये एनर्जी थी किसकी, रिएक्टेंट की बैकवर्ड में, और ये किसकी है, प्रोडक्ट की, कम हो गई क्या, एनर्जी इज रिलीज, बैकवर्ड में क्या हो गई, एक्सो। ठीक है बात। अच्छा बताओ, फॉरवर्ड में इतनी एनर्जी चाहिए, बैकवर्ड में कितनी चाहिए,
बस इतनी। तो इसको बोलेंगे EAB और इसको बोलेंगे EAF। बैकवर्ड जब जा रहा है तो इतनी तो लेके बैठा है और इतनी सी और चाहिए, तो दिस विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड में इतनी सी लेके बैठा है, इतनी और चाहिए होगी, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई इतनी बात? और बताओ डेल्टा एच क्या होता है भाई? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? ये वाली फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, कोई भी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच क्या आएगा? क्योंकि ज्यादा में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, क्या डेल्टा एच को पता लगाने के लिए डेल्टा एच ये कह सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू डेल्टा एच? तो इसके लिए क्या कर लें हम? इसके लिए कह सकते हैं EAF माइनस EAB। ध्यान दें, EAF माइनस EAB, यही वैल्यू आएगी क्या? बात वही है, तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है EAF माइनस EAB। ये फॉर्मूला है, काम आएगा कई जगह पे, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। और ये बताओ क्या ये हमेशा कहा जा सकता है? ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी। एंडो में किसी भी डायरेक्शन में बात करो, ग्राफ नीचे से शुरू होगा ऊपर खत्म होगा, ऐसा ही होगा, तभी तो एंडो कहलाएगी। नीचे से शुरू होगा ऊपर खत्म होगा। और फॉरवर्ड में क्या है? एंडो। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर, ये एक्टिवेशन एनर्जी इधर, बैरियर तो वही है। बोलो भाई। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन नीचे से शुरू होगी ऊपर खत्म होगी क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। बैरियर वही है, ज्यादा किस में रिक्वायर्ड है? फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड कौन सा डायरेक्शन है? एंडोथर्मिक। बैकवर्ड क्या है? एक्सो। एक्सो के लिए किसी गिवन रिएक्शन में एंडोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सो के लिए कम होती है। दिख रहा है? कोई डाउट यहां तक? अब ये ग्राफ हमने देखा किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए बना लें, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ। और एक्सो के लिए ग्राफ कहां से शुरू होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। तो ये मान लो हमने क्या किया है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये ग्राफ ऊपर गया और कहीं पे नीचे आके ये खत्म हुआ। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और ये क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में एक्सो, बैकवर्ड में एंडो। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा? बैकवर्ड की, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन की। और ये क्या वैल्यू हो गई यहां से यहां तक? डेल्टा एच की वैल्यू हो गई क्या ये? डेल्टा एच। अच्छा, यहां पर भी डेल्टा एच निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बताओ कौन ज्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे, क्या आएगा? नेगेटिव। तो फिर इस फॉर्मूला से भी नेगेटिव आना चाहिए, EAF माइनस EAB। बताओ नेगेटिव आएगा क्या? क्योंकि EAF क्या है? कम, EAB क्या है? ज्यादा। तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो फॉर्मूला तो वही है, चाहे रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो। समझ गए बात को? इन दोनों ग्राफ्स में कोई डाउट किसी को समझने में? तो इसमें लिखें, ये पॉइंट्स तो लिख लिए, उसके बाद हेडिंग नोट करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई थ्रेशोल्ड। तो तुम बंद करवा के बैठे हो सारे एसी, बेटा तुम सफोकेट करोगे तुम लोग। मैं भी सोच तो रहा था, कुछ अजीब सा तो लग रहा है। हाँ लिखा? ये ग्राफ नहीं बनाने, पहले डेफिनेशंस लिखनी है अपने को।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में लिखें द मिनिमम एनर्जी that must be possessed by the minimum energy that must be possessed by reactant molecules, the minimum energy that must be possessed by reactant molecules in order to form the activated complex to form the activated complex. ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक डाउट आ रहा है, बहुत बढ़िया डाउट है कि यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो एनर्जी कहां गई? बॉन्ड फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, स्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां गई? एनर्जी दी भी थी हमने और रिलीज भी हुई। तो मान लो आपके पास एक पैकेट है एनर्जी का, 100 वैल्यू है उसकी, 100 यूनिट्स हैं। तो आपने 100 यूनिट्स दी और वापस रिलीज होगी कितनी मिल गई? 80। तो क्या बोलोगे कितनी यूटिलाइज हुई? 20। उसी के बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और अगर मान लो आपने 100 दी और रिलीज कितनी हो गई? 120। टोटल 20 रिलीज हुई, उस बेसिस पे आप क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी हमने दी भी है, रिलीज भी हो रही है। ओवरऑल चेंज जो आया, अगर 100 दी और 80 मिली वापस से, इसका मतलब 20 एब्जॉर्ब हुई। रिलीज तो हो रही है यहाँ पर हमने दी कितनी थी? 80। वापस से 100 दी थी और वापस कितनी मिल गई? 80। कितनी एब्जॉर्ब हो गई? दैट्स मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो कब होगा? हमने दी ज्यादा थी, मिली कम, तो इसीलिए ऊपर ही रह गया, ये एब्जॉर्ब करके रह गया। रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडो। और अगर हमने कितनी दी? 100 दी और रिलीज कितनी हो गई? 120। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा क्या डिफरेंस आया? 20 का। कितना? 20। और रिलीज हो गई, मतलब रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक। क्लियर है? अच्छा, इसमें दूसरी डेफिनेशन लिखें, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसमें लिखें द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय reactant molecules, required by reactant molecules in order to form activated complex, in order to form activated complex। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लगाएं, पहला पॉइंट लगाएं, it is independent of the stoichiometry of the reaction, it is independent of the stoichiometry of the reaction, it is independent of the stoichiometry of the reaction, and its unit is kilocalorie per mole or kilojoule per mole। मतलब समझ में आया क्या? आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते कई बार। रिएक्शन दे दिया जाएगा N2O5 gives N2O4 plus half O2, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। उसी रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपसे पूछा गया अब इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। हमें नहीं बनना बेवकूफ, उतनी ही आएगी, बिकॉज यूनिट क्या है?
पर मोल में है, स्टोइक्योमेट्री पे डिपेंडेंस नहीं है। चाहे उस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से या 3 से, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें लिखें अगला पॉइंट। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन nature of reactants nature of reactants and catalyst, nature of reactant and catalyst। अगला पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट, भले इसको अंडरलाइन कर लेना या स्टार मार्क करके कर लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसी में लिखें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, EA does not change, EA does not change, but the number of molecules, crossing potential energy barrier, number of molecules crossing potential energy barrier increases, which increases effective collisions, which increases effective collisions, and increases rate of reaction, and increases rate of reaction। समझ रहे हैं बात को? ध्यान दें इधर, इस पॉइंट को समझें। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है वो बढ़ जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, है ना। और बताओ, अगर रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी है तो बताओ वो पहले से ही ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं और प्रोडक्ट बनाने में जल्दबाजी करेंगे। और जिनके पास एनर्जी बहुत कम है, उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है? कम। तो आपको यहां पर ये लिखना है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ईए, greater the value of EA, slow will be the rate of reaction, greater the value of EA, slow will be the rate of reaction। EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। कैसे? EA ज्यादा कब होगा? जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, कम है, उदासीन है, प्रोडक्ट बनाने में स्लो होंगे। और अगर EA की वैल्यू कम है, मतलब एनर्जी पहले से ही क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वो स्पीडली प्रोडक्ट बनाते हैं, तेजी से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात बना लेंगे ग्राफ फटाफट से। वोटिंग कर लो तुम लोग पहले।
बताओ बेटा, इनको बता दो सारी फरमाइशें। ज्यादा कितना हो रहा है टेम्परेचर? 25 कर जाओ सब में, इनमें जो जो ऑन है उसमें एटलीस्ट। 30 उसमें है। किसी का पानी इधर ज्यादा ठंडा हो गया, उधर एकदम बॉईल हो गया, आ जाएगा थोड़ी देर में। 30 हो गया। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। हाँ, बात करें आगे। तो कॉलिजन थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। पहली बात, इट इज अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्पेयर्स, और उनमें जब कॉलिजन होगा तो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हर एक कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता। पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाले कॉलिजन को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इट इज बिटवीन 10⁻25 टू 10⁻28। All these collisions are not effective. Only effective collision result into the product formation. For a collision to be effective, it must satisfy two factors. One is orientation, जो हम देख चुके हैं, and second one is energy factor. तो अगर energy threshold के बराबर या उससे ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? Activated collision. और अगर proper orientation भी है, then it will become effective collision. Only effective collision result into the product formation. बाकी दो पॉइंट्स क्या देखे थे? केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? बायोमोलिकुलर के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए मेनली एप्लीकेबल है। और अगर लिक्विड लिया है, सॉल्यूशन लिया है, तो रिएक्टेंट मस्ट बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फिर हमने देखा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू क्रॉस द बैरियर और इन ऑर्डर टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर और टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और एंडोथर्मिक के लिए फॉर अ गिवन रिएक्शन, हर एक में नहीं कह सकते, किसी एक रिएक्शन में एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है। ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन देखा, एनर्जी कम ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली, एंडोथर्मिक। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की मतलब एंडोथर्मिक की, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की मतलब एक्सोथर्मिक की। फॉरवर्ड डायरेक्शन में या एंडोथर्मिक डायरेक्शन में या एंडरगोनिक डायरेक्शन में ज्यादा, एक्सरगोनिक डायरेक्शन में कम। बात एक ही होती है, एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक भी बोला जा सकता है उसको, एक्सोथर्मिक को एक्सरगोनिक भी बोला जा सकता है। सो एंडरगोनिक डायरेक्शन में ज्यादा, एक्सरगोनिक डायरेक्शन में कम। क्लियर है? डेल्टा एच इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू कहां से निकाली जा सकती है? इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली यही हमने किसके लिए देखा? एक्सोथर्मिक के लिए। और क्या पॉइंट्स देखे हमने? ईए,
is independent of the stoichiometry and its unit is kilojoule per mole. और दूसरी बात, EA is independent of the temperature. टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. हाँ, ऑल्दो ऐसा लगता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए एंड इट इज अ टॉपिक फॉर डिबेट ऑल्सो, बट जो हमारे लेवल पे बात की गई है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. कहीं भी आता है दो अलग अलग टेम्परेचर पे EA की वैल्यूज में डिफरेंस नहीं बताना है, EA क्या रहेगा सेम. इसके बारे में कोई और फर्दर डिस्कशन हमारे लेवल पर नहीं है. तो याद रखना है ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर है बात? अगेन मैं कह रहा हूं, इट अपीयर्स लाइक कि टेम्परेचर का इफेक्ट आना चाहिए बट नहीं होता है. हमारे लेवल पर यही समझा है कि EA इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्लियर यहां तक बात? अच्छा, इसके अलावा किस पे डिपेंडेंट है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. बताओ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करना जरूरी है क्या? अलग अलग रिएक्टेंट्स की एनर्जी अलग अलग होगी तो उनमें रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग. तो अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अगर कोई दो ऐसे रिएक्टेंट ले लिया जो रैपिडली रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब उनकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई? कम. बोलो भाई, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? कौन बताएगा? अच्छा ये बताओ, EA जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम. इससे कुछ दिमाग लगाओ. एक्टिवेशन एनर्जी को, हाँ बहुत बढ़िया. अभी सवाल करेंगे बेटा, ये बढ़िया सवाल है. ग्राफ दूसरे ही बनाने पड़ेंगे इसके लिए. एक बना लेते हैं. अच्छा, कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगेन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कहा गया, पॉजिटिव होता है. हम तो ये मान के चलेंगे. कैटलिस्ट क्यों काम में लेते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट. ये एनर्जी और ये रिएक्शन पाथ. और कोई भी रिएक्शन ले लो, यहां पर एंडो बना हुआ था, एंडो ही ले लेते हैं. ये शुरू हुआ नीचे से और ये हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बना लिया. दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर भी बना दें. दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी जहां पर अपने को मिलने वाली है. सो दिस इज ETH. ठीक है. एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड. से यहां तक का डिफरेंस. कैटलिस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन बनाई हमने, यहां पर लिख देते हैं एंडोथर्मिक. और इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगी? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे होगी? दो के एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के. एक तो ये जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है इसको बढ़ा दे, ऊपर कर दे. बताओ, ये अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो EA कम हो जाएगा. और दूसरा तरीका क्या है? ये जो बैरियर है इसको नीचे ले आए. क्या करता है? बैरियर को शिफ्ट करता है या एनर्जी को ऊपर ले जाता है? पक्की बात है क्या? कितने लोगों का ये कहना है, कितने प्रतिशत लोग ये कहते हैं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी को ऊपर ले जाएगा? कोई बात नहीं बेटा, मतलब जैसा भी है आंसर हमारा है. हाँ ओके. और कितने प्रतिशत लोगों का ये कहना है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को नीचे ले आता है? बहुत बढ़िया. एज ऑलवेज मेजॉरिटी विंस, है ना? बिल्कुल वैसा ही है. हमने क्या मिलाया है? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? एक सब्सटेंस ही तो होता है बेचारा. Fe हुआ, प्लेटिनम हुआ, कई बार NO हुआ. तो इट इज नॉट अ पैकेट ऑफ एनर्जी.
वो एक सिर्फ एक सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस के मिलाने से ऐसा नहीं है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो गई। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म टू द रिएक्शन, ऑल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक छोटे पाथ से रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट उसे घुमा फिरा कर मुंबई वाले ऑटो, दिल्ली वाले ऑटो की तरह लंबे रूट पे ले जाता है। कोटा वाले ऑटो नहीं करते ऐसा बेटा, करते हैं क्या ऐसा? अब आगे होंगे बेटा एक दो लपेटे में, अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। देखो तो ये क्या करता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को शिफ्ट कर देता है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पे और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पे कैटलिस्ट मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट शिफ्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो ये एनर्जी बैरियर को शिफ्ट कर दिया गया है, ये जबरदस्ती बीच में आ रहा है, ये भी है ना। तो अब ये जो वैल्यू है, नई वैल्यू क्या हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी की, इसको बोला हमने ETH डैश। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या हो गया, एक लोअर एनर्जी पाथ से रिएक्शन कंप्लीट होगी इस तरीके से। तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इस तरीके से एक लोअर एनर्जी पाथ से एक छोटे पाथ से रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को। और अब देखिए हम, अगर आप यहां बात करें EAF डैश और यहां EAB डैश, क्या एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंज आया है वो सेम आया है क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड में? चेंज चेंज तो सेम ही है। यहां कितना चेंज आया, इतना, और यहां भी कितना चेंज आया, सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ने वाला इफेक्ट भी सेम रहेगा। फॉरवर्ड पे अगर डबल हुई है, बैकवर्ड में भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। फॉरवर्ड में 3 टाइम्स हुई है, बैकवर्ड में भी 3 टाइम्स होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या है, सेम है। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आए? कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन by providing a lower energy path to the reaction, by shifting the energy barrier, by decreasing the threshold energy, by decreasing the activation energies. And activation energy फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए सेम एक्सटेंट से डिक्रीज होगी। क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुरू कहां से हो रही थी, यहां से, खत्म कहां पर हो रही है, यहां पर। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब आप तो कह देंगे डेल्टा एच तो क्या EAF माइनस EAB है, EAF भी घट गया, EAB भी घट गया, दोनों बराबर एक्सटेंट से घटे, जितना चेंज इसमें आया उतना ही चेंज इसमें आया, डिफरेंस वही रहेगा। आप 100 माइनस 80 कर लें, या फिर दोनों में से 20 माइनस कर लें, 80 माइनस 60 कर लें, डिफरेंस क्या आएगा, वही आएगा 20 का। अगर इसमें 20 कम हुआ तो इसमें भी 20 कम हुआ। अगर पहले 100 और 80 थे तो अब कितने हो गए, 80 और 60 हो गए, 80 और 60 हो गए। डिफरेंस पहले भी 20 का आ रहा था, अब भी 20 का आएगा। बिकॉज कैटलिस्ट किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज नहीं करता। किसमें चेंज करता है, पाथ फंक्शन में। किसी भी स्टेट फंक्शन में कैटलिस्ट चेंज नहीं लाता है, चाहे वो डेल्टा G हो, डेल्टा H हो, डेल्टा S हो, कोई भी स्टेट फंक्शन ले लो, किसी में भी कैटलिस्ट की वजह से चेंज नहीं आएगा। किसमें चेंज आएगा, पाथ में, क्योंकि कैटलिस्ट चेंज क्या कर रहा है, पाथ। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। पक्की बात है क्या? और अगर मैं आपसे कहूं नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए मुझे ग्राफ बनाना है, बैरियर नीचे जैसे शिफ्ट होगा बेटा, क्योंकि वो एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन को इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां बात कर रहे हैं 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। अब SO2 और O2 को आपस में एक बार में रिएक्ट करके SO3 बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने क्या कर दिया, मान लो कोई कैटलिस्ट मिला दिया NO। अब ये जो NO है, इसने क्या किया, O2 से रिएक्शन करके क्या बना लिया, व्हाटएवर कोई भी इंटरमीडिएट है, NO2 बना लिया। अब ये जो NO2 है, ये SO2 से रिएक्शन करके फटाफट से क्या बना लेता है, SO3। तो ये जो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी कम है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी कम है। तो बताओ यहां से सीधा प्रोडक्ट बनने में रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई, कम। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जितनी ज्यादा पहले सोच रहे थे कि इन दोनों को टकरा के प्रोडक्ट बनाने के लिए,
500 एनर्जी चाहिए, वो काम इसने क्या कर दिया, 300 पे ही कर दिया। तो बैरियर क्या शिफ्ट हो गया, 300 पे शिफ्ट हो गया। नहीं समझे बात? कैटलिस्ट करता है, क्यों नहीं करता, फिर काम कैसे करता है कैटलिस्ट? रिएक्ट करता है तभी तो इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट बनाता है तभी तो। अच्छा ये बताओ, कैटलिस्ट को चूज करने की क्या खास बात होनी चाहिए? कैटलिस्ट आपको ऐसा चूज करना होता है जो इन दोनों में से, कैटलिस्ट की जरूरत कब पड़ रही है पहले तो ये बताओ, जब ये दोनों राजी नहीं है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, है पर मतलब ऐसे ही धीरे धीरे आराम से बनाएंगे। और हमें क्या चाहिए, जल्दी बनाना है, तो क्या करेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस चूज करो जो इन दोनों चाहिए। भाई SO2 तो O2 से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या होना चाहिए, इस SO2 से तुरंत रिएक्ट कर ले कम एनर्जी पे, और क्या बना ले, जो भी है प्रोडक्ट बना ले। तो इस तरह से कैटलिस्ट चूज किया जाता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या मदद करता है, इंटरमीडिएट पाथ प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिज्म दे रहा है रिएक्शन को। क्लियर है बात? ये समझ में आया बैरियर नीचे कैसे आया? पहले तो हम बहुत बड़ा काम सोच रहे थे, है ना, हमने सोचा डायरेक्टली हम कैसे बात करेंगे किसी पार्टी से, बड़े बिजनेसमैन से कैसे बात करेंगे, लेकिन बीच में हमें कौन मिल गया, कोई मीडिएटर मिल गया जो दोनों तरफ लाइजनिंग रखता है, वो हमारा भी फ्रेंड है, उनका भी फ्रेंड है। उसने कहा ठीक है आपकी डील 500 मैंने 300 में करवा देते हैं, काम हो जाएगा। वही बात यहां पर हुई है, तो एक लोअर एनर्जी पाथ से उसको कंप्लीट करवाए। आगे बढ़े, नहीं बताएंगे अभी, नेगेटिव भी सीख से, ये बैरियर है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर से बना दी है। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अब क्या मिलाया हमने, नेगेटिव कैटलिस्ट, रिएक्शन इज व्हाट, अगेन एंडोथर्मिक। हाँ, और ये हमने मिलाया नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, अब हमारे रिएक्टेंट तो बेचारे जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने में थे, और जो कैटलिस्ट मिलाया गया वो उनको बहलाने फुसलाने ले गया। मतलब उसने रिएक्ट करके एक ऐसा इंटरमीडिएट बना दिया जो अब क्या हुआ, SO2 और O2 मान लो तेजी से रिएक्ट करके SO3 बना रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसा इंटरमीडिएट डाल दिया जो इन दोनों में से किसी एक से तेजी से रिएक्ट कर लेता है। कैटलिस्ट मिला है, कैटलिस्ट ने किससे रिएक्ट कर लिया, O2 से, और अब ऐसा इंटरमीडिएट बन गया जो उससे SO2 को रिएक्ट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को बढ़ा दिया, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, और उसकी वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, और उसकी वजह से ही एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी बढ़ गई है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी बढ़ गई है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्या करवा लेते हैं बेटा, कई बार समझ में ही नहीं आता क्या हो गया, कैसे प्रोडक्ट बन गया, क्या लिया था, कितना टाइम लगा, और रिएक्शन कंटेनर में कितना चेंज आया, उस केस में क्या चाहिए होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट चाहिए होता है। क्या कोई चाहता है कि जो कोई लोहे का ऑब्जेक्ट खरीद के लाया है कोई भी, उस पर जंग लग जाए बहुत जल्दी? क्या कोई चाहता है कि जो भी कोई गोल्डन या सिल्वर या जो भी किसी तरह का ऑर्नामेंट खरीदा है वो फटाफट से रस्ट लगे और फ्री हो नया लेके आए? तो ऐसे केसेस में क्या चाहिए होता, या फिर क्या ये चिप्स कंपनी वाले चाहते हैं कि भी हमारे चिप्स की जो एक्सपायरी डेट है वो तो 5 दिन की रहे, बस हम चाहते हैं सारा माल 5 दिन में बिक जाए, या फिर हम तो फिर इसको स्क्रैप कर देंगे, फेंक देंगे। वो क्या चाहते हैं, सालों साल चलता रहे। उसके लिए क्या चाहते हैं वो, कि जो पैकेट है उसके अंदर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसकी रेट स्लो हो जाए, दे यूज नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है बात? तो इस पे लिखें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, effect of catalyst on the activation energy।
Positive catalyst provides energy path. Positive catalyst provides a lower energy path to the reaction, which decreases threshold energy, and also decreases activation energies, and also decreases activation energies of forward and backward reactions by increases rate of reaction, which increases rate of reaction. दूसरा लिखें नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए. Negative catalyst provides a higher energy path to the reaction, which increases threshold energy, and also increases EA for both, and also increases EA for both forward and backward. By the same value, which decreases rate of reaction. और एक और पॉइंट लिख लेंगे छोटा सा. Catalyst do not affect delta H of the reaction. Catalyst do not affect delta H of the reaction. ठीक है, बना लेंगे ग्राफ. यहां पर EA decreases, rate of reaction increases, और यहां पर EA increases, rate of reaction decreases. ठीक है, तो एक कैटलिस्ट
वाला जो है बेटा ग्राफ समझेंगे, जो पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं इनको भी समझेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। और क्वेश्चंस अभी इसके ऊपर नहीं है, बाकी की जो ऑलरेडी आपको असाइनमेंट दिया हुआ है और जो भी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं वो करें, बाकी की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना।